जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आदर्श करियर में आपका स्वागत है। बने रहे वीडियो के अंत तक आदर्श करियर सिंह सर के साथ। बेसिक क्वेश्चन का टाइप 1। पहला क्वेश्चन, 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 सप्ताह का ब्याज क्या होगा। इसमें मूलधन जो दिया गया है, जो प्रिंसिपल जो दी गई है वो 20,000 रुपया है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 10% पर एनम है, पर एनम। इसके बाद जो समय जो दी गई है, जो टाइम जो दिया गया है वो 13 सप्ताह का है। 13 सप्ताह का है। साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। समय किसी भी रूप में हो उसे वर्ष में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो समय दिया गया है वो सप्ताह में दिया गया है। यदि सप्ताह में अगर समय दी गई हो तो उस सप्ताह को वर्ष में बदलने के लिए उसे 52 से डिवाइड करेंगे। जब 52 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो वो आपका वर्ष समय आपका सप्ताह में जो था वो आपका वर्ष में बदल जाएगा। तो 13 एकम 13, 13 चौ 52, अर्थात 1/4 वर्ष इसका टाइम हो गया। तो जब मूलधन दी गई है, दर दिया गया है और समय दिया गया है तो उसे निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर फार्मूला होता है PRT/100। तो मूलधन आपका दी गई है 20,000 रुपया, दर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% और टाइम जो है आपका 1/4 डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 4×5=20, 50 बार में बराबर हो गया 500 रुपया। तो 20,000 रुपया पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 13 सप्ताह में कुल 500 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसका ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो गया बी, 500 रुपया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 16,000 रुपया के कर्ज को 20% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 219 दिन में कितना अतिरिक्त धन के रूप में प्राप्त होगा। इसमें दूसरे प्रश्न में मूलधन के रूप में जो दिया गया है वो आपका 16,000 रुपया। इसे कर्ज या धनराशि या मूलधन से जाना जाता है। तो कर्ज की राशि जो है 16,000 था, मूलधन 16,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो दिया गया है वो 20% वार्षिक है, पर एनम है। इसके बाद जो समय जो दी गई है वो 219 दिन दिया गया है। तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में समय हमेशा वर्ष में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर समय जो दिया गया है वो दिन में दिया गया है। दिन को वर्ष में अगर बदलना हो तो 365 से डिवाइड करेंगे। तो 365 से अगर डिवाइड किया जाए तो 73 3 जा 73 5 जा, अर्थात 3/5 वर्ष इसका समय हो जाएगा। तो समय हो गया 3/5 वर्ष। अब इसके बाद जब मूलधन दी गई है, दर दिया गया है और समय दिया गया है तो इसे निकालेंगे ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन समय और दर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो प्रिंसिपल 16,000 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% दिया गया है और टाइम आपका 3/5 ईयर दिया गया है। दर में प्रतिशत लगा है इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00, ये 4 टाइम्स आपका हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौ 64, ये आपका हो गया 16 चौ 64 640, और उसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,920 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो अतिरिक्त धन का मतलब होता है ब्याज। तो ब्याज के रूप में 1,920 रुपया प्राप्त होगा। अब देखते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो गया 1,920 रुपया, अर्थात 1,920 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, 5,000 रुपया मूलधन पर 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 माह का ब्याज क्या होगा। अब इसमें समय जो दी गई है, टाइम जो दिया गया है वो 4 माह है,
अर्थात 4 मंथ दिया गया है। तो मंथ को जब वर्ष में अगर बदलते हैं, मंथ को यदि वर्ष में अगर बदला जाए तो उसे 12 से डिवाइड किया जाता है, 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया 4 1 जा 4 3 जा, अर्थात समय हो गया 1/3 वर्ष। अब इसमें जो मूलधन जो दिया गया है, प्रिंसिपल की जो राशि है वो आपका 5000 रुपीज़ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो आपका 15% पर एनम दिया गया है, पर एनम है। तो निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन समय और दर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 से डिवाइड करेंगे। तो मूलधन आपका हो गया 5000 रुपया। समय जो दिया गया है वो हो गया 1/3 वर्ष, और जो दर दी गई है वो 15% है, डिवाइड बाई 100। ये 00 कैंसिल हो गया, 3 5 15 कैंसिल हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 पर 1 0 बैठा देंगे तो 250 रुपया। तो 250 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो ब्याज आपका 250 रुपया है। अब देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया डी, 250 रुपया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मूलधन 15,000 रुपया, दर 20% वार्षिक तथा समय 5 माह हो तो साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन दिया गया है 15,000 रुपया, दर दी गई है 20% वार्षिक तथा समय जो दी गई है वो आपका 5 माह का दिया गया है। तो इससे निकालना है इससे ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होगी ज्ञात करना है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन, 2400 रुपया पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना ब्याज प्राप्त होगा। इसमें मूलधन की जो राशि जो दी गई है, जो प्रिंसिपल जो दिया गया है वो है 2400 रुपया। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है 6/1/4 अर्थात 25/4% वार्षिक। और जो समय जो दिया गया है वो डेट के रूप में दिया गया है। तो जो समय है वो 19 मार्च 2019 को उधार लिया गया है और उसे 31 मई 2019 को यदि वापस की जाए तो कितना ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। जब समय अगर डेट के रूप में दिया गया हो, जब समय डेट के रूप में दिया गया हो तो उस डेट को सबसे पहले दिन में बदलेंगे और दिन में बदलने के बाद पुनः उसे वर्ष में बदल देंगे, क्योंकि साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का जो समय होता है वो हमेशा वर्ष में होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए। कोई भी धन जिस डेट को उधार के रूप में ली या दी जाती है वो डेट काउंट नहीं होता है। तो मार्च में अगर 19 तारीख को छोड़ दी जाए तो 20 से 31 मार्च तक टोटल आपका 12 दिन। इसके बाद अप्रैल में 30 दिन और मई में 31 दिन। अगर दिन को अगर ज्ञात किया जाए तो 3 30 और 30 60 और 10 70 और 3 73 दिन हो गया। तो दिए गए डेट को अगर दिए गए डेट को दिन में बदलने पर 73 दिन प्राप्त हो गया। तो समय हमेशा वर्ष में होनी चाहिए। तो दिए गए दिन को 365 से यदि डिवाइड करते हैं तो वो वर्ष में बदल जाएगा। तो 73 एकम 73 और 73 पचे 365, अर्थात जो समय आपका हो गया 1/5 वर्ष। तो जब मूलधन दी गई है, दर दिया गया हो, समय दी गई हो तो उससे ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन आपका है 2400 रुपया, दर दी गई है 25/4%, समय दिया गया है 1/5 और प्रतिशत के बदले 100 से इसे डिवाइड करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। ये आपका हो गया 5 5 25 और 6 24 बराबर 6 5 30 रुपया उसे ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अर्थात 2400 रुपया पर 25/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 73 दिन में उसे 30 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। अब इसमें देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 30 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2,
6,000 रुपया 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 जनवरी 2023 को उधार लिया गया और उसे 30 मार्च 2023 को वापस किया गया, तो बताएं कितना अतिरिक्त धन देना होगा। इसमें जो मूलधन दी गई है वो 6,000 रुपया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका दिया गया है, जो दर दिया गया है वो 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया गया है। और टाइम तो उधार लिया गया है 16 जनवरी को, 16 जनवरी 2023 को, और उसे वापस करना है 30 मार्च 2023 को। तो 30 मार्च 2023 को वो वापस किया, तो उसे कुल कितना ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगी वो ज्ञात करना है। इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया कि यदि कोई भी समय डेट के रूप में दिया गया हो तो सबसे पहले इस डेट को दिन में बदलेंगे और दिन में बदलने के बाद इसे वर्ष के रूप में बदलेंगे। जिस डेट को उधार लिया जाता है या दिया जाता है वो डेट काउंट नहीं होता है। तो यदि इसका समय को अगर देखा जाए तो जनवरी में आपका ये 16 तारीख को, जनवरी 31 दिन का मंथ है, उसमें 16 दिन को अगर हटा दिया जाए तो बच जाएगा 15 दिन। फरवरी, क्योंकि ये 2023 नॉर्मल ईयर इसलिए फरवरी आपका 28 दिन का होगा। और मार्च में 30 तारीख को वापस किया जाता है। जिस दिन वापस किया जाता है वो दिन काउंट किया जाता है। यदि सभी को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका हो गया 73 दिन, 73 दिन को अगर वर्ष में बदलना है तो 365 से डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे तो ये जो दिन जो है वो हट करके अब वर्ष में बदल जाएगा। बराबर हो गया 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष उसका समय हो गया। तो जब समय 1/5 वर्ष हो गया तो अब इससे निकालना है ब्याज। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो जितने रुपया उधार ली गई है, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया गया है और जो भी समय है उससे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से उसे भाग दिया जाएगा। तो ये आपका हो गया 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ पर कैंसिल। ये आपका हो गया 12 × 5 = 60, 120, 120 गुना 2 बराबर 240 रुपया। तो उसे ब्याज के रूप में 240 रुपया प्राप्त होगा, जो कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 240 रुपया। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10,000 रुपया की धनराशि 18 अगस्त 2005 को उधार लिया और 11 जनवरी 2006 को वापस करेगा, तो कितना ब्याज देना होगा। इस प्रश्न में जो दर दिया गया है मेरे भाई, वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका 10% है पर एनम। जो उधार की राशि जो ली गई है, जो प्रिंसिपल जो है आपका वो 10,000 रुपीज़ है। और समय, इस प्रश्न में भी समय डेट के रूप में दिया गया है। उधार ली गई है 18 अगस्त 2005 को, 18 अगस्त 2005 को उधार ली गई और इसे वापस करना है 11 जनवरी 2006 को। दर दिया गया है 10%, मूलधन दी गई है 10,000 रुपया और समय डेट के रूप में दिया गया है। तो इस प्रश्न का साधारण ब्याज क्या होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलधन में 20% की कमी की जाए तो समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी ताकि साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन न हो, यदि ब्याज की दर निश्चित हो। मूलधन में 20% की वृद्धि की जाए तो समय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करनी होगी। एक कंडीशनल प्रश्न है मेरे भाई, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है। समय, दर तथा मूलधन, ये तीन में से किसी एक में परिवर्तन करने के बाद दूसरे में परिवर्तन को दिखाना है। यदि वृद्धि दी गई है तो कमी निकालना होगा, और अगर कमी दी गई है तो वृद्धि को निकालना है। तो इस प्रश्न में मूलधन में 20% की कमी की गई है। यदि पहले का वाले मूलधन को अगर 100 रुपया मान ली जाए तो अब उसमें 20% की कमी हो गई है, अर्थात ये प्रिंसिपल 1 हो गया और प्रिंसिपल 2 जो है 20% की कमी अर्थात 20 रुपए की कमी हो गया, तो ये हो गया 80 रुपया।
इस 80 रुपया को पुनः 100 रुपया में बदलने के लिए कितनी की वृद्धि या कमी करनी होगी? तो 80 रुपया को पुनः 100 रुपया में बदलने के लिए वृद्धि करना होगा। तो कितना का वृद्धि? तो वृद्धि करना है 20 का, क्योंकि 80 में 20 जब जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, अर्थात वृद्धि करनी होगी 20 का। किसमें वृद्धि करनी होगी? तो जो छोटा वैल्यू है उसमें, अर्थात 80 में। तो जिसमें वृद्धि करनी है उससे डिवाइड करेंगे और प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा उतने परसेंट की वृद्धि अर्थात इंक्रीज करना होगा। ये आपका हो गया 4 टाइम्स और ये आपका हो गया 25, अर्थात 25% इंक्रीज करना होगा, 25% की वृद्धि करनी होगी। अब देखते हैं मेरे भाई ऑप्शन, इसमें ऑप्शन पहला नंबर ए हो गया 25% की वृद्धि। तो जब मूलधन में 20% की जब कमी हुई है तो समय में 25% की अगर वृद्धि की जाए तो जिससे प्राप्त ब्याज पहले जितना ही होगा, अर्थात पहले का ब्याज और अब का ब्याज दोनों बराबर होगा। ये हो गया आंसर 25%। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन बराबर रहे अर्थात मूलधन में कोई परिवर्तन न की गई है तथा दर में 40% की वृद्धि की जाए तो साधारण ब्याज को पूर्ववत रखने के लिए समय में क्या परिवर्तन करना होगा? मूलधन पहले जितना था उतना ही मूलधन है, दर में अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट में 40% की इंक्रीज कर दिया गया है, तो टाइम में कितने परसेंट की डिक्रीज करनी होगी? क्योंकि जब समय, मूलधन, समय और दर किसी एक में अगर इंक्रीज करके अगर दूसरे को का मान ज्ञात करना हो तो उसमें हमेशा डिक्रीज करना होगा। अगर इंक्रीज दी गई है तो डिक्रीज करना होगा, डिक्रीज दी गई है तो इंक्रीज करना होगा। इसमें 40% की वृद्धि की गई है तो अब कमी को ज्ञात करना है बैलेंस को बराबर रखने के लिए। पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था उतना ही ब्याज प्राप्त करने के लिए अगर एक में वृद्धि की गई है तो दूसरे में कमी करनी होगी। तो मूलधन बराबर है दर, यदि पहले वाले दर को 100 मान ली जाए तो अब जो नया जो दर है उसमें 40% की वृद्धि करके, अब दर में जब 40% की वृद्धि हो गई है तो नया जो दर है आपका 140 हो गया। इस 140 को पुनः 100 में बदलना है, तो 140 में को 100 में बदलने के लिए कमी की करनी होगी। तो अगर कमी करनी है तो कितनी की कमी करनी है? तो 140 में यदि 40 की कमी कर दी जाए तो 100 के बराबर हो जाएगा, अर्थात पहले के बराबर हो जाएगा। तो कमी करनी है 40 का। कमी किसमें करनी है? तो 140 में। किसमें कमी करनी है? तो 140 में। तो जिसमें कमी करनी होगी मेरे भाई उस पर डिवाइड करेंगे और प्रतिशत मान ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्यूशन करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उसका आंसर होगा। ये आपका हो गया 22 जा 27 जा अर्थात 200/7% डिक्रीज करना होगा। तो 200/7% की कमी करनी होगी जिससे प्राप्त ब्याज पहले जैसा ही होगा, अर्थात पहले का ब्याज और अब का ब्याज दोनों बराबर होगा। तो अब देखते हैं ऑप्शन, इसका आंसर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, 200/7% की कमी। क्वेश्चन नंबर 3, निश्चित समय के लिए उधार दी गई राशि में यदि 10% की कमी कर दी जाए तो साधारण ब्याज बराबर प्राप्त करने के लिए दर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करनी होगी? इसमें निश्चित समय के लिए उधार दी गई, समय इसमें बराबर है, जितना समय पहले था उतना ही समय अब भी है। यदि राशि में 10% की कमी कर दी है अर्थात मूलधन में कमी की गई है और दर में कमी या वृद्धि क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो प्रश्न बताया इसी के जैसा दो प्रश्न जो पहले आप लोग को बताया गया मेरे भाई कि जब वृद्धि दी गई हो तो कमी को ज्ञात करना होगा, कमी दी गई है तो वृद्धि को ज्ञात करना है। तो इसमें 10% की कमी की गई है मूलधन में, तो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी या कमी करनी होगी ताकि बैलेंस बराबर रहे, अर्थात पहले जैसा ही ब्याज प्राप्त हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलधन में 10% की वृद्धि तथा समय में 20% की वृद्धि की जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? साधारण ब्याज का इस प्रश्न में जो मूलधन, समय तथा दर में
ये दर मूलधन, समय तथा दर, ये तीन में से दो में परिवर्तन प्रतिशत के रूप में दिया गया है। तो जब मूलधन, समय या दर में यदि परिवर्तन प्रतिशत के रूप में दिया गया हो तो इसमें प्रतिशत का नियम का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात परसेंटेज चैप्टर का रूल का इस्तेमाल करेंगे और दो को आपस में कंबाइन करते हुए इसका सॉल्यूशन करेंगे। दो को आपस, अगर पॉजिटिव, अगर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव अगर आता है तो उतना परसेंट की वृद्धि, और अगर नेगेटिव आता है तो उतने परसेंट की कमी होगी। तो इसमें मूलधन और समय, ये दो में परिवर्तन दिया गया है। तो मूलधन में 10% की वृद्धि और समय में 20% की वृद्धि की गई है। ये भी आपका वृद्धि का है और ये भी आपका वृद्धि। जब वृद्धि है तो उसे प्लस से इंडिकेट करेंगे और अगर कमी है तो उसे माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर मूलधन में भी 10% की वृद्धि और समय में 20% की वृद्धि की गई है। तो दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे। तो दोनों वैल्यू को सबसे पहले लिखा जाएगा। अगर वृद्धि है तो प्लस सिंबल के साथ और अगर कमी है तो माइनस सिंबल के साथ। तो दोनों यहाँ पर वृद्धि दी गई है इसलिए दोनों को प्लस सिंबल के साथ इंडिकेट करेंगे। अगर दोनों का, फिर दोनों संख्या को आपस में सिंबल के आधार पर मल्टीप्लाई करेंगे। यदि दोनों का सिंबल अगर एक जैसा हो तो प्लस लिखेंगे और अगर डिफरेंट हो तो माइनस लिखा जाता है। या फिर इसे नियम के आधार पर अगर देखा जाए तो प्लस 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 और दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वैल्यू दी गई है प्रतिशत में इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पर आपस में जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 2 एकम 2, 30 और 2 32। तो वैल्यू आया 32। जो भी परिवर्तन दिया गया था प्रतिशत में तो हम लोग भी यहाँ पर लगा देंगे प्रतिशत, तो 32%। अब इसका सोल्यूशन करने के बाद पॉजिटिव आया। यदि सोल्यूशन करने के बाद पॉजिटिव आता है तो उतने परसेंट की वृद्धि और अगर नेगेटिव आता है तो उतने परसेंट की कमी होगी। यहाँ पर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव का मतलब हो गया वृद्धि। इसका मतलब हो गया कि नया वाला जो ब्याज है पहले वाले ब्याज से 32% ज्यादा होगी, अर्थात ब्याज में 32% इंक्रीज करेगा, अर्थात 32% की वृद्धि होगी। अब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 32% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 2, यदि समय में 30% की वृद्धि तथा दर में 10% की कमी की जाए तो साधारण ब्याज में क्या परिवर्तन होगा यदि मूलधन पूर्ववत हो। मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं, मूलधन पहले जैसा है। समय में 30% की वृद्धि और दर में 10% की कमी की गई है। तो जब परिवर्तन प्रतिशत के रूप में अगर एक से अधिक हो तो आपस में कंबाइन करते हुए इसका मान ज्ञात करेंगे और जो फाइनल जो वैल्यू आएगा उतने, अगर पॉजिटिव आया तो उतने परसेंट की वृद्धि और अगर नेगेटिव आता है तो उतने परसेंट की कमी, वही आपका आंसर होगा। तो इसमें समय और दर ये दो में परिवर्तन किया गया है और मूलधन पूर्ववर्त अर्थात मूलधन पहले की तरह मूलधन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो समय में परिवर्तन है आपका 30% इंक्रीज किया गया है, तो 30% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब प्लस, और दर में 10% की कमी की गई है तो यहाँ पर हो गया 10% लेस। तो समय और दर दोनों में परिवर्तन क्या, यदि परिवर्तन प्रतिशत के रूप में किया गया हो तो उसे आपस में कंबाइन करेंगे। जब तो पहले सबसे पहले दोनों वैल्यू को लिखा जाएगा। वृद्धि है जिसके पहले वृद्धि, जिसमें वृद्धि हुई है उसमें उसके पहले प्लस सिंबल, जिसमें कमी है उसके पहले माइनस सिंबल देंगे। दोनों सिंबल को आपस में दोनों संख्या को आपस में सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस हो गया 30 गुना 10 बटा, क्योंकि प्रतिशत लगा है इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये आपका 2 0 कैंसिल हो गया। 30 में यदि 10 चला गया तो बच गया 20 और 20 में 3 एकम 3 चला गया तो 20 में अगर 3 चला गया तो बच गया आपका 17%। वैल्यू जो दिया गया था, परिवर्तन जो दिया गया था वो आपका प्रतिशत में था इसलिए प्रतिशत में आ गया। सॉल्यूशन यदि पॉजिटिव आ जाए तो इसका पॉजिटिव का मतलब होता है वृद्धि और यदि नेगेटिव आता हो तो इसका मतलब होता है कमी। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करने के बाद पॉजिटिव आया, इसका मतलब हो गया कि नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से 17% अधिक होगी। इसका आंसर हो गया 17% की वृद्धि। अब देखा जाए ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो गया 17% वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समय, दर तथा राशि तीनों में 20% की वृद्धि की जाए तो सरल ब्याज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न में समय, दर और मूलधन तीनों में परिवर्तन किया गया है। जब परिवर्तन
जब प्रतिशत में अगर इंक्रीज या डिक्रीज अगर एक से अधिक टाइम्स अगर किया गया हो तो आपस में कंबाइन करेंगे। दो दो संख्या को आपस में कंबाइन करते हुए जो फाइनल वैल्यू प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो समय में भी 20% की वृद्धि की गई है, दर में भी 20% की वृद्धि की गई है और मूलधन में भी 20% की वृद्धि की गई है। अर्थात जब एक से अधिक परिवर्तन अगर दिया गया है तो दो को आपस में कंबाइन करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों को अगर आपस में कंबाइन करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा उसे फिर अगले के साथ कंबाइन करेंगे और जो फाइनल रिजल्ट जो प्राप्त होगा वही आपका आंसर होगा। तो वैल्यू जो दिया गया है यहाँ पर पहले 20 फिर सेकंड का आपका 20, दोनों को आपस में कंबाइन करेंगे सिंबल के साथ तो प्लस, जब दोनों सेम सिंबल हो तो प्लस लिखा जाता है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसे 100 से डिवाइड करेंगे। ये 2 जीरो आपस में कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 20 20 40 और 4 44%। अर्थात ये 44% सिंबल के साथ अर्थात प्लस सिंबल के साथ इसे लिखेंगे। ये दोनों को आपस में समय और दर को आपस में कंबाइन करने के बाद 44% की वृद्धि हुई। अब इस प्रश्न अब ये जो 44% का जो इंक्रीज हुआ है इस 44 को अब आपस में आप जो है प्रिंसिपल के साथ जो वैल्यू प्रिंसिपल में जो परिवर्तन दिया गया उसके साथ कंबाइन करेंगे। अब ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ए भी प्लस और ए भी प्लस, तो दोनों सिंबल को, तो ये आपका हो गया 44 प्लस 20 और दोनों सेम सिंबल है इसलिए प्लस करेंगे या फिर नियम के आधार पर प्लस 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 करेंगे और दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 100 से डिवाइड करेंगे। ये आपका हो गया। अब इसके बाद ये आपका हो गया 44 दूना 88 पर एक जीरो को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो हो गया 8.8। अगर आपस में सबको जोड़ते हैं तो 44 और 20 64 और 8 72.8 72.8 वैल्यू प्रतिशत में दिया गया, परिवर्तन प्रतिशत में दिया गया था इसलिए प्रतिशत लगा देंगे। इसका सोल्यूशन आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया वृद्धि। इसका मतलब हो गया कि तीनों को यदि आपस में समय दर तथा मूलधन तीनों में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो नया वाला जो ब्याज होगा पहले वाले ब्याज से 72.8% ज्यादा होगी, अर्थात 72.8% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मूलधन तथा समय में क्रमशः 30% की कमी तथा 20% की वृद्धि की जाए तो सरल ब्याज में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी यदि समय पूर्ववत हो। इस प्रश्न में मूलधन और समय में परिवर्तन किया गया है 30% की कमी और 20% की वृद्धि। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे भाई, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलधन को 3 गुना दर को 4 गुना की जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा यदि समय निश्चित हो। इस प्रश्न में मूलधन समय तथा दर में जो भी परिवर्तन किया गया है, 1 में 2 में 3 में जितना में परिवर्तन किया गया है उसमें परिवर्तन गुना के रूप में किया गया है। जब भी परिवर्तन गुना के रूप में अगर किया जाए तो सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा उतना गुना आपका आंसर होगा। इसमें मूलधन, समय और दर ये 3 में परिवर्तन किया गया है तो मूलधन को 3 गुना किया गया, अर्थात पहले के जितना में मूलधन था उसको 3 गुना किया गया। समय में कोई परिवर्तन नहीं की गई है तो समय को ज्यों कहते हो या इसे 1 गुना के रूप में भी लिख सकते हैं या इसे न भी लिख सकते हैं। दर को 4 गुना किया गया तो जितना पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसको 4 गुना कर दिया गया। यदि परिवर्तन गुना के रूप में दी गई हो तो जब मूलधन, समय और दर ये तीनों में परिवर्तन अगर गुना के रूप में तीनों में से किसी भी 1, 2 या 3 तीनों में अगर परिवर्तन अगर की गई हो गुना के रूप में तो सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर पहला आपका 3 गुना, समय में आपका कुछ नहीं इसका मतलब 1 गुना, समय में कोई परिवर्तन नहीं इसका मतलब जो पहले का था उसे 1 गुना के रूप में लिख सकते हैं या इसे आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद दर को 4 गुना किया गया तो सभी को यदि आपस में मल्टीप्लाई किया कर दी जाए तो 3 चौ 12, अर्थात पहले जो ब्याज, जो नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज का 12 गुना प्राप्त होगा। नया ब्याज 12 गुना। अब देखा जाए ऑप्शन, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12 गुना। यदि इसी प्रश्न को अगर कॉन्सेप्ट से अगर बनाया जाए, माना कि पहले का मूलधन 100 रुपया, समय आपका 100 वर्ष और जो दर दी गई है
वो आपका 100% है। तो जब मूलधन समय और दर दी गई है तो इससे निकालेंगे साधारण ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ 10,000 रुपया। लेकिन इसमें बोला गया है जो नया वाला जो मूलधन है वो पहले वाले मूलधन का 3 गुना है, अर्थात 300 रुपया। समय में कोई परिवर्तन नहीं की गई है तो समय आपका ज्यों का त्यों रहेगा। और यदि इसके बाद दर को 4 गुना किया गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले जितना था अब उसमें 4 गुना किया गया तो 400। अब इस मूलधन समय और दर से नया ब्याज ज्ञात करेंगे। तो ब्याज नंबर 2, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इसमें ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12, 12 पर 2 और 2 4 जीरो, अर्थात 1,20,000 रुपया। तो पहले वाले ब्याज की अपेक्षा बाद वाला जो ब्याज है वो कितना गुना है। अगर गुना के रूप में प्राप्त करना है तो बाद वाले ब्याज को पहले वाले ब्याज से डिवाइड करेंगे। ये 3 जीरो से 3 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो, बराबर आपका हो गया 12। तो ये 12 गुना इसका आंसर हो गया। ये हो गया मेरे भाई कॉन्सेप्ट। आप इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग है, इसमें ज़्यादा समय नष्ट होगा, इसलिए पहले वाले जो मेथड बताया गया उसी मेथड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन दर तथा समय तीनों को क्रमशः 2 गुना की जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना हो जाएगा। मूलधन समय और दर ये तीनों को दोगुना किया गया है, तो मूलधन को भी दोगुना, समय को भी दोगुना और दर को भी दोगुना किया गया। तो इससे निकालना है ब्याज कितना गुना होगा। तो जब भी यदि परिवर्तन गुना के रूप में किया गया है तो जितने भी गुना के रूप में दिया गया है सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 2 बराबर आपका हो गया 8 गुना। इसका मतलब हो गया कि नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज का 8 गुना होगा। अब देखा जाए ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया, 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 3, यदि दर तथा समय को क्रमशः 5 गुना तथा 2/3 गुना की जाए तो साधारण ब्याज कितना गुना होगा यदि मूलधन अपरिवर्तित हो। तो इस प्रश्न में भी परिवर्तन गुना के रूप में दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे किसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, यदि मूलधन को 2 गुना दर को 3 गुना की जाए तो साधारण ब्याज में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी यदि समय बराबर हो। इस प्रश्न में परिवर्तन किया गया है गुना के रूप में, लेकिन आंसर जो ज्ञात करना है वो प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। तो परिवर्तन यदि गुना के रूप में की गई हो तो सबसे पहले इसका आंसर गुना के रूप में निकालेंगे, उस गुना को फिर से प्रतिशत में बदलेंगे जो आपका फाइनल आंसर होगा। मूलधन को 2 गुना की गई है, दर को 3 गुना किया गया है और समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो समय को आप लिख भी सकते हैं या इसे 1 गुना के रूप में लिखेंगे या फिर इसे ना भी लिखेंगे। तो जब परिवर्तन गुना के रूप में दिया गया हो तो जितने भी प्रकार का गुना के रूप में अगर परिवर्तन किया गया सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रश्न में परिवर्तन किया गया है गुना के रूप में, लेकिन आंसर जो ज्ञात करना है वो प्रतिशत के रूप में ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गुना के रूप में अगर परिवर्तन को सबसे पहले आंसर गुना के रूप में निकालेंगे, फिर से उसे प्रतिशत में बदल देंगे। तो सबसे पहले दिया गया है 2 गुना, फिर दिया गया है 3 गुना, समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है तो इसको आप 1 गुना भी लिख सकते हैं। सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 तिया 6, 6 एकम 6,
तो इसका मतलब ब्याज पहले की अपेक्षा 6 गुना होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग को आंसर गुना के रूप में नहीं ज्ञात करना है, हम लोग को ज्ञात करना है प्रतिशत के रूप में। तो सबसे पहले परिवर्तन गुना में दी गई हो तो इसका आंसर गुना के रूप में निकालेंगे, तो अर्थात पहले की अपेक्षा ब्याज जो है 6 गुना प्राप्त होगा। अगर इसे प्रतिशत में अगर बदलना हो तो जो भी जितना भी गुना के रूप में वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे लिखेंगे, उसमें 1 घटा देना है और घटाने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा उससे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से, क्योंकि इसे प्रतिशत में बदलना है तो जो भी जितना भी गुना के रूप में हम लोग लाए हैं उसमें एक माइनस करना है, माइनस करने के बाद का जो वैल्यू आएगा उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सोल्यूशन करने के बाद का जो भी वैल्यू प्राप्त होगा उतना % की वृद्धि या कमी होगी। यदि इसका सोल्यूशन पॉजिटिव आता है तो वृद्धि और नेगेटिव आता है तो कमी होगा। तो 6 में से यदि 1 जाए तो हो गया 5, वो भी प्लस में। 5 में अगर 100 से गुना करते हैं तो हो गया 500 प्रतिशत। 100 से मल्टीप्लाई किए तो आपका हो गया प्रतिशत। तो 500% प्लस का मतलब हो गया वृद्धि, तो 500% की वृद्धि हो गई। इसका मतलब हो गया नया वाला जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से 500% अधिक है, अर्थात पहले वाले ब्याज में 500% की वृद्धि होगी जो नया ब्याज। क्वेश्चन नंबर 2, यदि मूलधन को 2/3 गुना, दर को 6 गुना तथा समय को 2 गुना की जाए तो साधारण ब्याज में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। इस प्रश्न में भी परिवर्तन किया गया गुना के रूप में और आंसर निकालना है प्रतिशत के रूप में। मूलधन, समय और दर तीनों में परिवर्तन किया गया है। मूलधन को 2/3 गुना अर्थात पहले वाले की अपेक्षा 2/3 गुना किया गया। समय जो दिया गया, समय में दर में परिवर्तन 6 गुना है तो दर को 6 गुना और समय में जो परिवर्तन किया गया है वो 2 गुना किया गया। तो मूलधन जो पहले के अपेक्षा जो नया वाला जो मूलधन है वो 2/3 गुना, समय को 2 गुना किया गया और दर को 6 गुना किया गया। तो जब यदि परिवर्तन गुना के रूप में दिया गया हो तो सबसे पहले इसे आपस में गुना करने के बाद परिवर्तन गुना के रूप में निकालेंगे। तो 2/3 गुना 2 गुना 6, ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर हो गया 2 दूना 4 दूना 8, ये आपका हो गया 8 गुना। यदि गुना में ज्ञात किया जाए तो इसका आंसर 8 गुना होगा, लेकिन हम लोग को इसमें ज्ञात करना है प्रतिशत के रूप में। तो जब भी गुना को यदि प्रतिशत में बदलना हो तो जो भी आप गुना के रूप में प्राप्त किए हैं उसमें 1 घटा देना है और घटाने के बाद का जो वैल्यू आएगा प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आता है तो उतने % की वृद्धि और अगर नेगेटिव आता है तो उतने % की कमी हो जाएगी। तो 8 में से अगर 1 चला गया तो बच गया 7, में 100 से गुना कर देंगे तो 700, 100 से मल्टीप्लाई की इसलिए प्रतिशत लगा देंगे। और इसका सॉल्यूशन पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव का मतलब हो गया वृद्धि। इसका मतलब हुआ कि नया जो ब्याज है वो पहले वाले ब्याज से 700% अधिक होगी। तो इसका उत्तर हो गया 700% की वृद्धि। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 700% की वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 3, यदि समय, दर तथा मूलधन तीनों को 2/3 गुना की जाए तो ब्याज में प्रतिशत वृद्धि या कमी अर्थात प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा वो याद करना है। तो समय, दर तथा मूलधन तीनों को 2/3 गुना किया गया है तो नया वाला जो ब्याज होगा वो पहले वाले ब्याज की अपेक्षा कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन राशि साधारण ब्याज की दर पर चौथे वर्ष का ब्याज 12,900 रुपया तथा 5वें वर्ष का ब्याज 14,250 रुपया प्राप्त होता है तो ब्याज की दर कितनी है। 4th ईयर का जो भी ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 12,900 रुपया है और 5वें वर्ष का जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो 14,250 रुपया है। जब समय लगातार हुआ था, दोनों समय के बीच का अंतर 1 वर्ष हो, वर्ष का अगर ब्याज दिया गया हो तो छोटा वाला जो ब्याज है उसे मूलधन और जो बड़ा वाला ब्याज है उसे निधन के रूप में मानेंगे। तो 12,900 रुपया ये आपका मूलधन हो गया
और 14,250 रुपया मिश्रधन हो गया। तो मूलधन और मिश्रधन के बीच का जो अंतर होता है वो ब्याज कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले समय को अगर देखा जाए तो समय चौथे वर्ष और पांचवें वर्ष अर्थात 1 वर्ष का समय है। तो दोनों समय के बीच का अंतर 1 वर्ष अर्थात फाइनल आपका ईयर 1 वर्ष हो गया। इसमें अगर ब्याज के रूप में अगर देखा जाए तो ब्याज दोनों के बीच का जो अंतर है वो ब्याज कहलाएगा। तो 14,250 में से यदि 12,900 रुपया चला जाए तो बच जाएगा 1,350 रुपया। तो 1,350 रुपया उसका ब्याज हो गया। और छोटा वाला जो ब्याज है वो मूलधन, जब समय जब लगातार होता है तो छोटा वाला ब्याज मूलधन के रूप में। तो अब यहाँ पर जब ब्याज मालूम है और मूलधन जो दिया गया है वो 12,900 अर्थात छोटा वाला ब्याज, तो इसमें निकालना है दर। तो दर बराबर होता है, दर का अगर फॉर्मूला को देखा जाए तो दर बराबर होता है, दर प्रतिशत बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अगर इसे तो ये आपका हो गया 43 और ये आपका हो गया 450 बराबर हो गया 450 बटा 43% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो जब समय अगर लगातार हो तो छोटा वाला जो ब्याज है उसे मूलधन मानेंगे और जो बड़ा वाला ब्याज है उसे मिश्रधन मानेंगे। दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो ब्याज कहलाएगा। दोनों समय के बीच का अंतर है वो आपका फाइनल समय होगा। तो दोनों समय के बीच का अंतर 1 वर्ष है अर्थात समय आपका 1 वर्ष हो गया। दोनों ब्याज के रूप में ब्याज के बीच का अंतर है 1,350 रुपया, तो वो आपका ब्याज हो गया। और छोटा वाला ब्याज को मूलधन मानेंगे तो वो आपका हो गया मूलधन। जब मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, समय मालूम है तो उससे साधारण ब्याज का फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए दर प्रतिशत को ज्ञात करेंगे। तो इसका आंसर हो गया 450 बटा 43 अर्थात ऑप्शन नंबर इसका हो गया सी, 450 बटा 43% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दूसरे वर्ष में कुल 11,000 रुपया तथा तीसरे वर्ष में कुल 12,000 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो दर प्रतिशत क्या थी? दूसरे वर्ष का, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, तो दूसरे वर्ष का ब्याज 11,000 रुपया और तीसरे वर्ष का ब्याज 12,000 रुपया प्राप्त होता है। तो जब दो लगातार वर्ष का अगर ब्याज दिया गया है तो छोटा वाला ब्याज को मूलधन और बड़ा वाला ब्याज को मिश्रधन मानेंगे। दोनों समय के बीच का जो अंतर होगा वो आपका फाइनल समय हो जाएगा। तो समय आपका हो गया 1 वर्ष और दोनों ब्याज के बीच का जो अंतर होगा वो आपका ब्याज कहलाएगा। तो 12,000 और में 11,000 अगर चला गया तो बच गया 1,000। दोनों के बीच का अंतर 1,000 और इसमें मूलधन के रूप में माना गया। जो छोटा वाला जो ब्याज था उसे मूलधन के रूप में मानेंगे तो मूलधन हो गया आपका 11,000 रुपया। जब मूलधन दी गई हो, समय दी गई हो और ब्याज दिया गया है तो इसे निकाल लेंगे दर प्रतिशत। तो दर ज्ञात करने के लिए आप साधारण ब्याज का भी बेसिक फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दर बराबर होता है ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपका हो गया 1,000 गुना 100 बटा मूलधन आपका हो गया 11,000 गुना समय आपका 1 वर्ष, 2010 बराबर हो गया 100 बटा 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो दर हो गया आपका 100 बटा 11%। अब ऑप्शन को देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, 100 बटा 11%। क्वेश्चन नंबर 3, दर प्रतिशत ज्ञात करें यदि किसी धन पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5वें वर्ष में 7,000 रुपया तथा छठे वर्ष में 7,500 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न मेरे भाई उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसमें भी 2 लगातार वर्ष का ब्याज दिया गया है। तो अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, दर प्रतिशत क्या होगी, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 5,000 रुपये की धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कुल 6,000 रुपया हो जाता है। यदि दर 10% अधिक होती तो कितना मिश्रधन प्राप्त होता? उधार की राशि अर्थात जो प्रिंसिपल दी गई है मेरे भाई वो 5,000 रुपया है। समय जो दिया गया है, जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 5 वर्ष का है। इसके बाद
टोटल मिश्रधन के रूप में प्राप्त हो रहा है 6,000 रुपया, लेकिन इसमें दर आपको मालूम नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम नहीं है। लेकिन प्रश्न में बोला जा रहा है कि जितना दर पहले था अब उसमें 10% की वृद्धि करना होगा। तो दर में जो भी दर दिया गया था उसमें 10% की वृद्धि करेंगे। तो इससे नया मिश्रधन क्या होगा, अर्थात जब पहला मिश्रधन इतना रुपया प्राप्त हुआ है तो दूसरा मिश्रधन कितना रुपया प्राप्त होगा वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नया मिश्रधन ज्ञात करने के लिए जो पुराना मिश्रधन जो दिया गया है, अर्थात मिश्रधन 2 को ज्ञात करने के लिए जो पुराना वाला जो मिश्रधन दिया गया उसे लिखेंगे। यदि दर या समय में अगर वृद्धि की जाए तो उसे प्लस करेंगे और अगर कमी होती है तो उसे माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मिश्रधन जो दिया गया है पुराना वाला मिश्रधन, आप पहले पुराने वाले मिश्रधन को लिखेंगे। उसके बाद यदि दर और समय में यदि वृद्धि होती है तो उसे प्लस और अगर कमी होती है तो उसे माइनस करेंगे। जितना रुपया मूलधन के रूप में दिया गया है उसमें जो समय दिया गया है और जो जितना दर या समय में वृद्धि या कमी हुआ है उससे मल्टीप्लाई करने के 100 से डिवाइड करेंगे। जो भी इसका सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो नया वाला मिश्रधन प्राप्त होगा। ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो तो हो गया 6,000 प्लस 5 पचे 25 और एक 2 जीरो बराबर हो गया 8,500 रुपया नया मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा। यदि दर में 10% की अगर वृद्धि कर दी जाए तो नया मिश्रधन 8,500 रुपया प्राप्त होगा, अर्थात पहले वाले मिश्रधन से 2,500 रुपया अधिक प्राप्त होगा। ये हो गया इसका आंसर। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरे भाई, 8,500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, 10,000 रुपये की राशि निश्चित समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुल 12,000 रुपया हो जाता है। यदि समय 2 वर्ष कम होता तो क्या धन प्राप्त होता, अर्थात कितना मिश्रधन के रूप में प्राप्त होगा। तो दी गई मूलधन है आपका 10,000 रुपया, इसमें समय मालूम नहीं है, दर दिया गया है 5% और जो पहला मिश्रधन के रूप में प्राप्त हो रहा है वो आपका 12,000 रुपया है। पहला मिश्रधन 12,000 रुपया है। तो ज्ञात करना है बाद का मिश्रधन क्या होगा, अर्थात मिश्रधन 2 क्या होगा यदि समय में 2 वर्ष की कमी कर दी जाए। तो जितना समय पहले था उसमें 2 वर्ष की कमी की जाएगी तो नया मिश्रधन क्या प्राप्त होगा वो ज्ञात करेंगे। तो नया मिश्रधन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पुराने वाले मिश्रधन को लिखेंगे, जो पहले का जो मिश्रधन दिया गया है उस मिश्रधन को लिखेंगे। समय और दर में यदि परिवर्तन में कमी की गई है तो माइनस करेंगे और अगर वृद्धि की गई है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 2 वर्ष की कमी की गई, समय में 2 वर्ष की कमी की गई है इसलिए इसमें माइनस कर दिया गया। जितना रुपया मूलधन के रूप में दिया गया था उस मूलधन में जितना समय में परिवर्तन किया गया है और जो भी दर दिया गया है सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद उससे 100 से भाग देंगे, क्योंकि दर आपका प्रतिशत में है इसलिए 100 से भाग देंगे। तो ये आपका हो गया 00 बराबर हो गया 12,000 माइनस 5 दूना 10, 10 में 100 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 1,000 रुपया बराबर हो गया 11,000 रुपया। तो नया जो मिश्रधन यदि समय में 2 वर्ष की कमी कर दी जाए तो नया मिश्रधन 11,000 रुपया प्राप्त होगा। अब इसमें देखा जाए, अगर प्रश्न पूछा जाए कि पहले वाले मिश्रधन में कितने रुपये की कमी होगी, तो पहला जो मिश्रधन था वो 12,000 रुपया था, लेकिन नया वाला जो मिश्रधन 11 अर्थात 1,000 रुपये की कमी होगी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर कमी और वृद्धि को नहीं पूछा जा रहा, बल्कि पूछा जा रहा है कि नया बाद वाला मिश्रधन क्या होगा, अर्थात नया मिश्रधन क्या होगा। तो नया मिश्रधन 11,000 रुपया। तो अब इसमें देखते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी 11,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 3, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये की राशि निश्चित समय में 8,000 रुपया हो जाता है। यदि समय 1 वर्ष अधिक होता तो नया मिश्रधन क्या प्राप्त होता। ये भी प्रश्न मेरे भाई उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसमें समय में यदि समय पहले की अपेक्षा 1 वर्ष अधिक होता तो उससे नया मिश्रधन क्या प्राप्त होता। इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे भाई कमेंट बॉक्स में देंगे कि नया वाला जो मिश्रधन है वो कितना रुपया होगा। यदि आप चैनल पर अगर नए हो
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। क्वेश्चन नंबर 1, 500 रुपये के कर्ज को 100 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह में चुकता किया गया तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? उधार की राशि 500 रुपया है और इसे 500 रुपये प्रति माह की दर से 6 माह में चुकता किया गया। प्रत्येक किस्त वार्षिक है, लेकिन इसमें जो कर्ज के रूप में जो लिया गया है वो उधार ली गई राशि 500 रुपया है और प्रति माह मंथली इसे चुकता करना है 100 रुपये प्रति माह की दर से, उसे 6 माह में चुकता करना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर को अगर इसमें दर ज्ञात करने के लिए दर प्रतिशत क्या होगी, इसके लिए फॉर्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आसानी से बनेगा। तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला होता है 2400 बटा धन गुना धन प्लस 1। ये धन क्या है? तो धन बराबर होता है उधार की राशि बटा प्रति माह चुकता की जाने वाली राशि। ये आपका हो गया उधार की। तो धन ज्ञात करने के लिए जितना रुपया कर्ज के रूप में लिया गया है उसे प्रति माह जितने रुपये के हिसाब से चुकता किया गया उससे डिवाइड करेंगे। जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो आपका धन कहलाएगा। तो दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला का अगर इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे 2400, जितना धन था उस धन को लिखेंगे और धन में एक जोड़ करके उससे मल्टीप्लाई करेंगे और जो धन और धन से एक ज़्यादा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड करेंगे। तो ये आपका हो गया 6 × 5 = 30, 30 × 8 = 240 बराबर 80% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। इसे वार्षिक न चुकता करके मंथली चुकता किया गया तो इस फार्मूला का आप इस्तेमाल करेंगे। तो दर ज्ञात करने के लिए 2400 बटा धन गुना धन प्लस 1। तो धन क्या है कि उधार की राशि को प्रति माह चुकता की गई राशि से अगर डिवाइड करने के बाद का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो धन कहलाएगा और उसी धन को उस फार्मूला पर अरेंज करेंगे तो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई 80%। क्वेश्चन नंबर 2, 6000 रुपये के कर्ज को 1000 रुपया प्रति माह की दर से 7 माह में चुकता किया गया तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या थी? कर्ज की राशि है 6000 रुपया और प्रति माह जो चुकता की गई है वो 1000 रुपया पर मंथ। तो उधार की राशि को प्रति माह चुकता की गई राशि से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू प्राप्त हो गया 6। अब इसमें दर ज्ञात करने के लिए प्रति माह अगर यदि प्रत्येक किस्त अगर मंथली अगर दिया जाए तो उस स्थिति में दर ज्ञात करने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो 24 फार्मूला था 2400 बटा धन गुना धन प्लस 1। तो कर्ज की राशि को प्रति माह चुकता की गई राशि से अगर डिवाइड करते हैं तो जो भी वैल्यू प्राप्त होगा वो धन कहलाएगा। तो जो भी धन प्राप्त हुआ है, जो भी वैल्यू प्राप्त हुआ है उसे और उसमें एक बढ़ा करके दोनों को गुना करने के बाद 2400 को डिवाइड करेंगे। ये आपका हो गया 6 × 24 बराबर 400 बटा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी 400 बटा 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें जिस पर 9000 रुपया के कर्ज को 1000 रुपया प्रति माह की दर से 10 माह में चुकता किया गया। इसमें उधार की राशि है 9000 रुपया और प्रति माह जो चुकता की जाने वाली राशि 1000 रुपया है और इसे 10 माह में चुकता किया गया हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, दर क्या होगी? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2150 रुपया के धन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया तो बताएं प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने रुपए की है। ये प्रश्न किस्त पर आधारित अर्थात इंस्टॉलमेंट का प्रश्न है। उधार की राशि है 2150 रुपया
रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 5% वार्षिक, और इसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में बांटा गया, अर्थात 4 वर्ष में, अर्थात 4 बार इसे चुकता किया गया, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए। तो जब भी इंस्टॉलमेंट का प्रश्न साधारण ब्याज में, अगर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में अगर इंस्टॉलमेंट का प्रश्न हो तो इसमें रेट को बेस मानते हुए, दर को बेस मानते हुए प्रश्न को बनाएंगे, जिससे कि प्रश्न आसानी से बनेगा और उसमें समय का बचत होगा। दर दिया गया मेरे भाई 5%, अर्थात 5/100, प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 5 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, और उसे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि पहला किस्त को अगर 100 रुपया मानते हैं तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। साधारण ब्याज दिया गया है 5 रुपया, तो 100 रुपया का 5% अर्थात 5 रुपया उसे प्रत्येक वर्ष एक्स्ट्रा देना होगा। तो पहला वर्ष अगर 100 रुपया देते हैं तो अगला वर्ष उसे 5 रुपया अधिक 105 रुपया दिया जाएगा। उसका फिर अगला वर्ष दूसरे वर्ष की अपेक्षा 5 रुपया अधिक दिया जाएगा, चौथे वर्ष तीसरे वर्ष की अपेक्षा 5 रुपया अधिक दिया जाएगा। तो जितना दर दिया गया है उतना रुपया हमेशा जोड़ जोड़ करके उसे किस्त के रूप में देना होगा। तो 4 बराबर वार्षिक किस्तों में यदि सबको जोड़ा जाए तो इसका योगफल आपका हो गया 15 दूना 30, और यहाँ पर 400 बराबर 430 रुपया। यदि प्रत्येक किस्त 100 रुपये की है तो उधार की राशि 430 रुपया। लेकिन हम लोग को जो उधार की राशि जो थी वो आपका 2150 रुपया है। उधार की राशि 2150 रुपया है। इसका मतलब हो गया योगफल का 5 गुना है। तो जब उधार की राशि यदि 5 गुना हो तो किस्त भी 5 गुना होगी। तो प्रत्येक किस्त जो 100 रुपया की थी, इसमें 5 से यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो गया 500 रुपया। तो प्रत्येक किस्त 500 रुपया की होगी, जिससे कि 4 बराबर वार्षिक किस्तों में जमा करने के बाद तो 2150 रुपया चुकता हो जाएगा। इस प्रश्न तो इसमें प्रत्येक किस्त 500 रुपये की होगी। तो अब इसमें का उत्तर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए 500 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 6200 रुपया को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लिया और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया। तो बताए प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। उधार की राशि दी गई है 6200 रुपया, जो दर दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 12% दिया गया, अर्थात 12 रुपया, प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 12 रुपया अधिक देना होगा, और उसे 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि पहले किस्त को 100 रुपया मान ली जाए तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष बराबर होता है। तो जितना दर के रूप में दिया गया है प्रत्येक वर्ष उतना बढ़ा करके उसे किस्त के रूप में देना होगा। यदि पहला किस्त को 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा किस्त में 12 रुपया बढ़ा देते हैं तो 112, उसके बाद फिर 12 बढ़ाते हैं तो 124, यदि और 12 बढ़ा दिया जाए तो 136, और यदि 12 को बढ़ा दिया जाए तो 148। ये 5 किस्त के रूप में दिया गया। तो ये आपका हो गया 0, 2 कैरी 1, 5 और 1 6, 620 रुपया। यदि 120 है, अर्थात 100 रुपया अगर किस्त दिया जाए तो टोटल उधार की राशि 620 रुपया होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग को उधार की राशि जो दिया गया है वो 6200 रुपया दिया गया है। तो टोटल योगफल का 10 गुना कर्ज के रूप में लिया गया है। तो कर्ज की राशि यदि 10 गुना है तो किस्त भी 10 गुना होगी। तो 100 का 10 गुना बराबर 1000 रुपया पर किस्त उसे देना होगा। तो प्रत्येक किस्त 1000 रुपये की होगी। अब देखा जाए तो ऑप्शन, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1000 रुपया पर किस्त। क्वेश्चन नंबर 3, कोई व्यक्ति 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 रुपया उधार लिया और उसे 5 वर्ष में चुकता किया। यदि प्रत्येक वार्षिक किस्त बराबर हो तो प्रत्येक किस्त ज्ञात करें। 5 वर्ष में चुकता किया तो जितना इंस्टॉलमेंट उतना वर्ष, 5 वर्ष, इसका मतलब 5 इंस्टॉलमेंट या 5। इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाले इस प्रकार के मजेदार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। क्वेश्चन नंबर 1,
वह धनराशि क्या थी जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेकर 3,000 रुपये प्रति किस्त की दर से 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। इसमें उधार की राशि कितनी थी वो मालूम नहीं है, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है वो 10% दिया गया है और प्रत्येक किस्त 3,000 रुपये की है और उसे 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। अर्थात उधार की राशि क्या थी जिसे 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेने के बाद उसे 3,000 रुपया प्रत्येक इंस्टॉलमेंट के रूप में 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है, जो दर दिया गया है वो आपका 10% है, अर्थात प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 10 रुपया अधिक देना होगा। 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। यदि पहला किस्त को अगर 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा किस्त 10 रुपया बढ़कर अर्थात 110 रुपया देना होगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज बराबर होता है। तो यदि पहला वर्ष में अगर 100 रुपया दिया गया है तो दूसरा वर्ष में जितना दर दिया गया उतना अधिक देना होगा, तो 110 रुपया। फिर तीसरा वर्ष फिर 10 रुपया अधिक देना पड़ेगा, अर्थात 120 रुपया। तो प्रत्येक वर्ष जितने रुपये दर दी गई है उतना बढ़ा बढ़ा करके आपको किस्त के रूप में जमा करना होगा। यदि पहला किस्त को 100 रुपया माना गया तो उसके अगले वाले किस्त उससे 10 रुपया अधिक, उसके अगले वाले किस्त उससे 10 रुपया अधिक, इसी प्रकार से आगे की ओर। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया, तो 3 वर्ष लिख दिया गया। तो यदि किस्त अगर 100 रुपये की हो तो सभी का योगफल आ गया 330 रुपया। यदि प्रत्येक किस्त अगर 100 रुपये की है तो उधार की राशि 330 रुपये होगी। लेकिन हम लोग को यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट जो दी जा रही है वो 3,000 रुपया दिया जा रहा है। इसका मतलब 100 रुपये का 30 गुना। यदि किस्त 30 गुना दी जा रही है तो उधार की राशि भी 30 गुना होगी, अर्थात 33 तिया 99 पर 20। तो यदि किस्त 3,000 रुपये की है तो उधार की राशि 9,900 रुपया, अर्थात 9900 रुपया हो गया। अब देखा जाए इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, 9900 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, वह कर्ज की राशि क्या है जिसे 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से लेकर 4 वर्ष में बराबर बराबर किस्त के रूप में लौटाकर चुकता किया गया। यदि प्रत्येक किस्त 2500 रुपये की हो तो कर्ज की राशि, इसमें इंस्टॉलमेंट दी गई है 2500 रुपया। तो दर को देखा जाए तो दर जो दिया गया है वो आपका 15% है। तो इसका मतलब हो गया 15 रुपया, प्रत्येक 100 रुपया पर उसे 15 रुपया अधिक देना पड़ेगा। तो प्रत्येक वर्ष पहले वाले वर्ष की अपेक्षा 15% उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो यदि पहला किस्त को अगर 100 रुपया मान लिया जाए तो दूसरा किस्त उससे 15 रुपया ज़्यादा, अर्थात 115 रुपया। तीसरा किस्त उससे 15 रुपया अधिक, अर्थात प्रत्येक वर्ष प्रत्येक किस्त में 15 जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया उतना बढ़ा बढ़ा करके दिया जाएगा। ऐसे 4 वर्ष अर्थात 4 इंस्टॉलमेंट में जमा किया गया। तो पहले किस्त को यदि 100 रुपया मान ली जाए तो दूसरा किस्त उससे 15 रुपया अधिक, तीसरा किस्त उससे 15 रुपया अधिक और चौथा किस्त उससे 15 रुपया अधिक होगी। सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो आपका हो जाएगा 490 रुपया। यदि किस्त 100 रुपये की हो, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट यदि 100 रुपये का हो तो उधार की राशि 490 रुपया थी। लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जो दिया गया है वो आपका 2500 रुपया दिया गया है। 2500 रुपया दिया गया है, इसका मतलब हो गया कि 100 रुपये का 25 गुना। तो जब 25 गुना किस्त दी गई है तो उधार की राशि भी 25 गुना होगी, अर्थात 12,250 रुपया टोटल कर्ज के रूप में ली गई थी। यदि किस्त 25 गुना हो तो उधार की राशि भी 25 गुना होगी। तो 490 का 25 गुना 12,250 रुपया इसका आंसर हो गया। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया। यदि प्रत्येक बराबर किस्त 1200 रुपये की हो तो उधार की राशि क्या थी। ये भी प्रश्न उसी 2 प्रश्न की तरह है। इसमें प्रत्येक किस्त
1200 रुपये की है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 20% दिया गया। इसे 5 वर्ष अर्थात 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। तो उधार की राशि क्या थी, इस प्रश्न का उत्तर मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में देंगे।